प्यारे साथियों, पिछले वीडियोस में हमने बात किया था आपका कि बायोलॉजी में जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था उसका पीवाईक्यू में एमसीक्यू जो है किए थे। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, है ना। कुछ लोगों ने जो है हमारे साथ शेयर किया इसका सॉल्यूशंस, और कुछ लोगों ने नहीं भी शेयर किया। खैर, जिन्होंने शेयर किया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्होंने नहीं शेयर किया उनको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कई सारे लोग बस अ, यहाँ पे कोर्स तो परचेज कर लेते, देखते हैं कि 200 तो रुपया ही लग रहा है महीना का, है ना। क्या दिक्कत है, परचेज कर ही लेते हैं, जब टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। इस सोच के साथ जो है यहाँ पे जुड़ जाते हैं, बट लास्ट में फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो खैर, आपकी कई सारे देखो सेमेस्टर में, मुझे भी पता है कि सेमेस्टर में कितने आप लोग जो है चिल रहते हो, है ना। और जब एंड सेमेस्टर की बारी आती है तभी जो है आप लोगों का जो है नींद टूटता है। तो उसमें कितना आप लोग पढ़ते हो, बस लास्ट टाइम में बस नोट्स को एक बार बस पढ़ लेना है किसी तरीके से, और ज़्यादा तो कुछ करते नहीं हो। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी नहीं देते हो, ये सब इजी है, हो जाएगा। और लास्ट में इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स में कई बार जो है प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ना बीटेक में, हर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका फील्ड का हो, चाहे वो आपका फील्ड का ना हो, दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि बायोलॉजी अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब यहाँ से आप निकलिएगा और आप कंपटीटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिएगा, तब वो आपको जो है इसके बारे में पता चल पाएगा। इसके एक्चुअल फीलिंग आपको जो है पता चल पाएगी कि नहीं, बायोलॉजी अगर उस समय पढ़ लिए होते तो आज हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता। ओके। खैर, इन सभी बातों को मैं और भी कई सारे वीडियोस में कर सकता हूँ, बट यहाँ पे हम लोग जो है पीवाईक्यू देखते हैं। क्योंकि इसमें भी हो सकता है कि आप जो है स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले हों, या कई सारे अलग अलग सेमेस्टर में भी पढ़ना है, तो आप लास्ट टाइम में इसे जो है देख रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो लाइव तो है नहीं कि एक बार स्टार्ट किए हो गया। अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग जो है पढ़ना रहता है, तो किसी का सेमेस्टर पहले, किसी का सेमेस्टर बाद में। नॉट इवन इन बिहार, सिर्फ बिहार में ही नहीं, आउट ऑफ बिहार, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी कई सारे स्टेट्स में जो है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स जो है आपके पढ़ने हैं। तो हो सकता है कि उसमें से भी आप हों, तो ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के साथ। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस आपका जो है दिया गया है। पहला क्वेश्चंस आपका मतलब जो दूसरा का पहला है ना। यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि वर्ड फ्लाइंग जो उसका वर्किंग मैकेनिज्म और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग में। तो बर्ड फ्लाइट अगर बात किया जाए, वर्ड कैसे फ्लाई करता है, तो लिफ्ट इज जनरेटेड बाय शेप ऑफ वर्ड्स विंग्स एंड मोशन ऑफ विंग्स। यहाँ पे जो वर्ड जो फ्लाई करता है वो अपने विंग्स यानी उसके जो पंख होते हैं ना, उसकी सहायता से वो क्या करता है, उड़ता है और मोशन को ग्रैब करता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है, ये आपका एयरक्राफ्ट का विंग बनता है, जो कि प्रोपल्सन सिस्टम पे यानी इंजन के बेसिस पे आपका ये काम करता है, और ये लिफ्ट करने का काम करता है। बात किया जाए वर्ड के विंग्स की, तो वर्ड का जो विंग्स का जो शेप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, कर्व्ड शेप हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका वर्ड के ऊपर, वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट और कंट्रोल कर सकता है उड़ने के दौरान। लेकिन जो एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है वो फिक्स्ड होता है, रिजिड एयरफॉयल होता शेप होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन पे ये चेंज नहीं होता है। हाँ, आप डिजाइनिंग जिस समय कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उसी समय इसका डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो वर्ड है, ये आपका जो है फ्लैपिंग मोशन इसका होता है विंग का, फॉर बोथ लिफ्ट एंड प्रोपल्सन। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है वो इंजन, जेट इंजन या प्रोपेलर फॉर प्रोपल्सन होता है, मतलब जेट इंजन की मदद से ही जो है इसको किया जाता है। बात किया जाए पावर सोर्स की, तो इसका वर्ड का जो मेटाबॉलिक एनर्जी होता है, जो कि वो खाना खाता है उससे उसको मिलता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल की मदद से उसे जो है पावर प्रोवाइड किया जाता है टू पावर इंजन। बात किया जाए स्पीड कंट्रोल की, तो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड कंट्रोल है वो एलिवेटर्स
एयर रो एलेरोन्स, रडर्स, है ना, यानी इंजन में मतलब जो वहाँ पे बैठकर एयरक्राफ्ट को चला रहे हैं वो इसको जो है कंट्रोल करता है उसके स्पीड को, लेकिन इसका स्पीड का कंट्रोल इसके विंग करता है। वर्ड जिस डायरेक्शन में, जिस एल्टीट्यूड पे, जिस स्पीड के साथ चाहे उस स्पीड के साथ जो है ये उड़ सकता है। बात किया जाए वर्ड की तो कहीं पे भी लैंडिंग कर सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि एकदम स्पेस चाहिए, लेकिन एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए एक लॉन्ग रनवे चाहिए ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग जो है कर सके। लेकिन वर्ड के लिए वैसा कुछ नहीं है, जहां मन किया वहां बैठ गए, जहां मन किया वहां उड़ चले। इंडोरेंस एंड रेंज अगर बात किया जाए तो वर्ड्स का जो इंडोरेंस होता है वो लिमिटेड होता है और डिपेंड करता है कि किस तरीके का, किस स्पेसीज का वर्ड है और साइज क्या है वर्ड का, उसके ऊपर जो है इसका स्पीड, इसकी उड़ने की कैपेसिटी डिपेंड करती है। लेकिन एयरक्राफ्ट का जो है एक अच्छा खासा रेंज जो है बनाया जाता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बनाया जाता है। स्टेबिलिटी अगर बात किया जाए वर्ड की तो नेचुरल स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि उसका विंग और शेप जो है उसके कंट्रोल में होता है, वर्ड के कंट्रोल में होता है। लेकिन एयरक्राफ्ट जो है वो एयर डायनेमिक स्टेबिलिटी होता है, मतलब जो एयरो इंजीनियर्स होते हैं, है ना, वो किस तरीके से उसको डिजाइन किए हैं, किस स्टेबिलिटी के साथ डिजाइन किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी अगर बात किया जाए वर्ड की तो फ्लाई एट वेरियस एल्टीट्यूड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू हाई एल्टीट्यूड, बट एयरक्राफ्ट का एक वेरियस एल्टीट्यूड जो होता है, लेकिन कॉमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के केस में ये हाई एल्टीट्यूड पे भी उड़ता है। लेकिन ये डिपेंड कर जाता है ऑब्वियसली आपका जो है वेदर कंडीशन पे भी जो है डिपेंड करता है। लेकिन वर्ड के लिए कोई वेदर कंडीशन नहीं, जैसा बारिश हो रहा है तो भी उड़ेगा, बारिश नहीं हो रहा है तो भी उड़ेगा, मतलब ये इसका कोई वैसा नहीं है। नेविगेशन इसमें कोई खास नेविगेशन नहीं है, इसको जिधर मन किया वर्ड को उधर उड़ चला रे पंछी। लेकिन जो एयरक्राफ्ट है उसको में एडवांस नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह लगे होते हैं ताकि उसमें बताया जाता है कि आपको कहाँ पे लैंडिंग करना है, कहाँ पे जाना है, रास्ते में अगर कोई खतरा आ गया तो उसको उससे कैसे बचना है, इन सभी चीजों के बारे में जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ रहता है। ओके, उसके बाद डिफरेंस आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस आपको जानना है साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिफरेंस। तो देखो अगर साइंस का डिफरेंस अगर बात किया जाए तो टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना, ये साइंस होता है। लेकिन इंजीनियरिंग जो है ये अप्लाई किया जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और नॉलेज, ताकि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स को जो है डिजाइन या क्रिएट किया जा सके। बात किया जाए साइंस की तो ये नॉलेज को गेन करना और एक्सपैंड करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस को। इंजीनियरिंग बात किया जाए तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है मिल सके किसी भी इनोवेशंस के लिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। बात किया जाए साइंस की तो ये प्योरली थियोरेटिकल और ऑब्जर्वेशनल होता है, लेकिन इंजीनियरिंग जो है ये प्रैक्टिकल और अप्लाइड होता है, जो कि फोकस किया जाता है डिजाइन पे, डेवलपमेंट पे और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बात किया जाए साइंस की तो इसका जो रिसर्च मेथड होता है एम्पेरिकल, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और डाटा एनालिसिस होता है ना। लेकिन वही इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो ये एनालिटिकल और डिजाइन ओरिएंटेड होता है, जो कि मॉडलिंग और टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस का रिजल्ट अगर बात किया जाए तो ये जनरेट करता है थ्योरीज, लॉ एंड प्रिंसिपल, जो कि नेचुरल फेनोमेनन से क्या किया जाता है, इंस्पायर्ड होकर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, सिस्टम्स और प्रोसेसेस को, ताकि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है या जो ज़रूरत है उसे क्या किया जा सके, उसे सॉल्व किया जा सके, उसकी सॉल्यूशंस मार्केट तक जो है पहुंचाया जा सके। डिसीजन मेकिंग अगर बात किया जाए तो साइंस जो है इन्फॉर्म्स पॉलिसीज, एक्सपैंड नॉलेज एंड इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इंजीनियरिंग जो है ड्राइवन किया जाता है बाय कंस्ट्रेंट, रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव एम्स फॉर प्रैक्टिकल एंड इफिशिएंट सॉल्यूशन, एक इफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है।
बात किया जाए साइंस के एप्लीकेशन की, तो ये फाउंडेशन होता है इंजीनियरिंग और अदर फील्ड का। लेकिन अगर इंजीनियरिंग बात किया जाए तो ये अप्लाई किया जाता है साइंटिफिक नॉलेज को टू डेवलप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और सिस्टम को। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए साइंस का, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सभी जो है एक तरीके से ब्रांच है साइंस के या उसके एग्जाम्पल्स हैं। इंजीनियरिंग के अगर एग्जाम्पल बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके के कई सारे इंजीनियरिंग जो है आपके होते हैं। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें बताया गया है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका इन जेनेटिक डेवलपमेंट में, जो कि ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ग्रियोग मेंडल ने जो है 19th सेंचुरी के मिड में इस को जो है डेवलप किया था। दिस लॉ डिस्क्राइब द हाउ जीन्स for different traits segregate and assort independently during the formation of gametes। यानी स्पर्म और एग सेल का जब फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें अलग अलग जीन्स कैसे कैसे जो है ट्रेड्स अपना रखता है कि लंबा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, नाटा होगा, उसके ऊपर कब जब सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, तब जब इंटरकोर्स किया जाता है ना, एक मेल और एक फीमेल के बीच में, है ना, एक मेल और फीमेल। नॉट इवन हम लोग जो है मानव जाति के लिए अगर बात किया जाए तो सिर्फ वही नहीं, हमारा जो मेल इंटरकोर्स और फीमेल जो मेल और फीमेल का जो इंटरकोर्स होता है, ये प्लांट्स में भी आपका होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी में होता है, सिर्फ ह्यूमन मत देख लेना, ठीक है। एनिमल में भी होता है ना, प्लांट्स में भी होता है, और मैमल तो हम लोग ह्यूमन है ना, सिर्फ यही नहीं। ओके, अब ये मत पूछ देना कि इंटरकोर्स क्या होता है, ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होना चाहिए। ये सब छोटी मोटी बातें आप लोगों को, अब इंजीनियरिंग पहुंच गए, अब को ये नहीं पता है तो फिर समझ ही लो क्या हो। कई सारे पॉइंट्स हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के, जिसमें सबसे पहला एलीज सेपरेट इंडिपेंडेंटली। मेंडल प्रोपोज दैट एली जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, और जीन्स दैट आर फार अपार्ट द सेम क्रोमोजोम्स विल सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली जो है सेग्रीगेट करता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें। इन अदर वर्ड अगर बात किया जाए तो इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेड। मतलब एक ट्रेड का दूसरे ट्रेड पे कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि मेल का अगर स्पर्म में बात किया जाए तो एक्स वाई होता है ना, वही अगर फीमेल में बात किया जाए तो एक्स एक्स होता है, ठीक। तो अगर मान लो कि एक्स एक्स अगर इंटरकोर्स के दौरान मिल रहा है ना, और एक्स वाई मिल रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है आपका। रैंडम ओरिएंटेशन, random orientation in meiosis. This law is based on behavior of chromosomes during meiosis, the process of cell division and produce gametes. During meiosis, homologous chromosomes यानी chromosomes with similar genetic information line up the independently at the metaphase 1 stage, and orientation of one pair of homologous क्रोमोजोम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ अदर पेयर्स। मतलब एक दूसरे का ओरिएंटेशन क्या हो रहा है उस पर मतलब दूसरा डिपेंड ही नहीं करता है, रैंडम कोई भी जो है आपका ओरिएंटेशन आपका होता है, ये फिक्स नहीं है। अब मान लिया कि इंटरकोर्स किया गया मेल और फीमेल के बीच में, है ना, और वहां पे आपका जो है एक्स और वाई कौन सा मतलब किसके साथ मिलेगा, कोई जान थोड़े रहा है कि नहीं हम तुम्हारे साथ जो है इंटरकोर्स करेंगे, इट मीन सेक्स करेंगे तो हमारा जो है एक्स एक्स ही ट्रांसफर होगा, नहीं वाई वाई ही ट्रांसफर, ये कोई फिक्स थोड़े है। रैंडमली किसी के साथ कोई भी जो है आपका हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस लीड्स टू generation of a wide variety of genetic combinations in
offsprings. This genetic diversity is essential for adaptations and evaluation because it creates unique combination and traits in each generation. हर एक जनरेशन में एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो है क्रिएट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा हो, है ना। आप अपना देख लो ना, आप आपके पिताजी का और आपके दादाजी का, हाँ कुछ गुण आपका हो सकता है कि आपका मैच करे, लेकिन नॉट ऑल द, मतलब कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन जो है आपको ट्रेड्स में या हर एक जनरेशन में देखने को जो है मिलता ही है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 3 का भी, डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इपीस्टैटिस। इपीस्टैसिस जो है ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स में, जो कि बताता है कि इंटरैक्शंस जो है बिटवीन दो जीन्स और जेनेटिक लोकी विद इन द ऑर्गेनिज्म जीनोम, वो स्पेसिफिकली इपीस्टैटिस रेफर करता है फेनोमेनन वेयर इफेक्ट ऑफ वन जीन मास्क और मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन when both genes are present in individual genotype, है ना, इंडिविजुअल जीनोटाइप में होता है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं अबाउट इपीस्टैसिस जो कि इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मल्टीपल जीन्स। इपीस्टैसिस अकर करता है व्हेन ऑर्गेनिज्म फेनोटाइप यानी ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स is determined by interaction of multiple genes rather than just one gene. In classical Mendelian genetics, focus on often on the effect of single gene. Single gene पे जो है मोनोजेनिक ट्रेड्स पे जो है मेनली फोकस किया जाता था, जो क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स था। लेकिन जो इपीस्टैसिस है इसमें जो है अपीयरेंस, मतलब आपका फेनोटाइपिक किस तरीके का अपीयरेंस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेनी ट्रेड्स आर पॉलीजेनिक, लेकिन कई सारे ट्रेड्स थे जो कि पॉलीजेनिक थे। इसका मतलब कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ सेवरल जीन्स। कई सारे वैसे भी ट्रेड्स होते हैं जो कि पॉलीजेनिक होती हैं, एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं, जिसके कारण से आपके माने पेरेंटल गुण्स जो है आपके अंदर जो है आता है। अगला है एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन्स। इन epistasis there are two types of genes involved, epistatic और hypostatic gene। epistatic gene जो है one whose alleles mask or modify the phenotypic expression of alleles of hypostatic gene, है ना। hypostatic gene का मतलब जो एक्सप्रेशन होता है एलिस का, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, तो वो epistatic gene होता है। और हाइपोस्टैटिक जीन जो है वैसा जीन होता है whose alleles are being affected by epistatic gene, है ना। हाइपोस्टैटिक जीन कौन सा होता है, जो epistatic जीन के द्वारा अफेक्ट होता है ना। और जो अफेक्ट करता है उसको epistatic जीन कहते हैं, और जिसके द्वारा अफेक्ट होकर जो जीन बनता है उसको हाइपोस्टैटिक कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिस्टैटिस सेवरल फॉर्म्स होते हैं, ईच एंड विद डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ जीन इंटरसेक्शंस। कई सारे कॉमन टाइप्स है, जिसमें रिसेसिव एपिस्टैसिस, इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंस होता है दो रिसेसिव एलीज का, है ना, एपिस्टैटिक लोकस मास्क ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एलीज एट द हाइपोस्टैटिक लोकस। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, क्वेट कलर इन लेब्रोडर रिट्रीवर्स इज डिटरमाइंड बाय द रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट, है ना। जो पिगमेंट का प्रोडक्शन है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डोमिनेंट एपिस्टैटिस। इसमें क्या होता है कि एक वैसा एलिज होता है जो डोमिनेंट होता है, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा जो है देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट कलर इन समर क्वेस वेयर डोमिनेंट एलीज ऑफ वन जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दैट कंट्रोल पिगमेंट प्रोडक्शन। मतलब कौन सा कलर, जैसे आपके जो फेस का कलर है या आपका जो कलर है, आप सांवले हो, गोरे हो, काले हो, ये डिपेंड कैसे करता है,
आपके और आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स के बीच में जो इंटरकोर्स होता है उस दौरान कौन सा जीन यानी कौन सा एलिज डोमिनेंट हुआ, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। कई बार एक पेरेंट्स जो है गोर, मतलब पेरेंट्स में एक गोर है एक काले हैं और इंटरकोर्स किया गया, है ना, और वहाँ पे जो उनका बच्चा पैदा लिया वो आपका जो है ब्लैक लिया, तो ऑब्वियसली जिस मैंने पेरेंट्स में जिस जो काले हैं उनका डोमिनेंट ज़्यादा हुआ, और गोर हुआ तो जिस जो गोर है उसका डोमिनेंट ज़्यादा हुआ, तो वो डिपेंड करता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस भी होता है, डुप्लीकेट यानी एडिटिव एपिस्टेटिस भी होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलिज एट आइदर ऑफ एपिस्टेटिक एंड हाइपोस्टेटिक लोकस कैन इन्फ्लुएंस द फेनोटाइपिक। बोथ जीन्स कंट्रीब्यूट, मतलब एक दूसरे में मतलब सहयोग देता है, थोड़ा थोड़ा जो है आपका मिलावट होता है। कंप्लीमेंट्री एपिस्टेटिस, मतलब कुछ वैसे भी एलिज होते हैं जिसका कॉम्बिनेशन जो है एकदम कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा, है ना वो। फिर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंटेशन होता है। एपिस्टेसिस कैन हेल्प एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस सर्टेन ट्रेड्स एंड डिजीजेस, है ना। कुछ जेनेटिक कम्प्लीमेंटेशंस भी होते हैं जो कि ट्रेड्स और डिजीजेज जो है आपको देखने को मिलता है। इट इज वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर फेनोटाइप, मतलब किस तरीके से पार्टिकुलर फेनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब उसका अपीयरेंस क्या होने वाला है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया गया है, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेसिव एंड डोमिनेंस। रिसेसिव और डोमिनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और सिंगल जीन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस कौन कौन से हैं, मतलब सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, उसको भी जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए हमारा डोमिनेंस की, तो डोमिनेंट एलीज आर वर्जन्स ऑफ जीन that present in individual genetic makeups यानी जीनोटाइप मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिसेसिव एलीज। जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो टाइपिकली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, है ना, और जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है लोअर यानी छोटे लेटर से, मतलब छोटा ABCD और बड़ा ABCD से जो है डोमिनेंट वालों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। When an individual has least one dominant allele for particular genes, then dominant allele will determine the observable trait यानी phenotype associated with that gene, है ना। phenotypic appearance को जो है ये क्या करता है, आपको जनरली रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे इन केस ऑफ मेंडल्स पी प्लांट अगर बात किया जाए तो एली ऑफ येलो सीड कलर यानी वाई is dominant over allele for green seed color small y if individual has at least one capital Y allele, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कैपिटल वाई वाई या कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हुआ या कैपिटल वाई वाई हुआ, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि येलो सीड का जो है डोमिनेंस क्या हुआ, एलिज का ज्यादा देखने को मिला, तो वो आपको यहाँ पे आ जाता है ना। उसके बाद आता है रिसेसिवनेस। रिसेसिव एलीज आर वर्जन ऑफ जीन दैट ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन इंडिविजुअल हैज टू कॉपीज ऑफ रिसेसिव एलीज, दे आर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलीज। जो रिसेसिव ट्रेड होता है ना, ट्रेड्स आर ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन बोथ एलीज एट पार्टिकुलर जीन्स लोकस आर रिसेसिव। एग्जाम्पल के तौर पे पी सीड कलर an individual with two copies of recessive allele small y will be green seed because dominant Y allele is absent, है ना, मतलब डोमिनेंट है ही नहीं तो जो रिसेसिव प्रेजेंट है वही वहां पे होगा, है ना। जैसे अगर बात किया जाए XX और XY, ठीक, यहाँ पे ये आपका मेल और फीमेल के बीच में ये आपका फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। यहाँ पे अगर डोमिनेंसी अगर बात किया जाए तो ये यहाँ पे आपका डोमिनेंसी और यहाँ पे डोमिनेंसी, मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी किसका है, मेल का है ना,
सरकार कितना भी छूट दे दे, है ना, क्या एक्स एक्स मिलकर बच्चा पैदा कर सकता है क्या? नेवर, संभव ही नहीं है। जब, क्योंकि मेल यहाँ पे जो डोमिनेंस है एक्स वाई, जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सिर्फ ये मतलब एक्स वाई मिलकर भी कुछ नहीं कर सकता है, मतलब दोनों अगर इंडिविजुअल हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता है ना, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरकोर्स करेंगे तभी कुछ हो सकता है, यानी यहाँ पे डोमिनेंसी है। लेकिन कई सारे वैसे फ्लावर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जिसमें डोमिनेंसी नहीं रहता, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं बोला हूँ। ओके, बात किया जाए सिंगल जीन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, तो जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ये जेनेटिक कंडीशंस होता है जो कि कॉज किया जाता है बाय म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। मतलब एक सिंगल जीन किस तरीके से म्यूटेशंस उसका हुआ है, मतलब किस तरीके से वो उसका कॉम्बिनेशन हुआ है, उसके बेसिस पे जो है ये आपका डिपेंड करता है। ओके, so these disorders follow the Mendelian inheritance patterns and can be classified into several categories based on the mode of inheritance. पहला है autosomal dominant disorders. Autosomal dominant disorders में क्या होता है कि single copy of muted a gene is sufficient to cause disorder. Example के तौर पे आपका हंटिंगटन्स डिजीज या मर्फेन्स सिंड्रोम जो होता है वो। बात किया जाए ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो कि रिक्वायर करता है 2 कॉपीज ऑफ म्यूटेड जीन्स जो कि होमोजाइगस होता है फॉर द डिसऑर्डर ऑफ मैनिफेस्ट। एग्जांपल के तौर पे साइटिक फैब्रियोसिस, सिकल सेल अनीमिया, ये आपका होता है ना। जैसे अगर फीमेल है तो फीमेल तो ये तो रिसेसिव डोमिनेंट है, और मेल जो है ये आपका डोमिनेंट है ना, ये आपका रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। अगर रिसेसिव का इफेक्ट हमें देखने को मिले और उसके कारण से कोई डिजीज वगैरह हो गया तो वो हमारा जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया, और इसके कारण से कोई डिजीज आया तो उसको डोमिनेंट कहेंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, these disorders are linked to gene on X chromosomes. X-linked dominant disorders are expressed on both males and females with different inheritance patterns. X-linked recessive disorders are typically more severe in male who have only वन एक्स क्रोमोजोम। मतलब कई सारे वैसे मेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोजोम्स ही देखने को मिलता है। अब भाई एक ही क्रोमोजोम्स हैं तो ये अगर यहाँ से इंटरकोर्स करेंगे तो हमेशा जो है उसका लड़की ही पैदा होगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो रेटी सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन इज हीमोफीलिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताया, ठीक है। वाई लिंक्ड डिसऑर्डर आर एक्सट्रीमली रेयर, है ना, एक्सट्रीमली रेयर होता है। एंड ओनली अफेक्ट मेल्स, ये जनरली जो है मेल को अफेक्ट करता है सिंस दे आर एसोसिएटेड विद जीन्स एट वाई क्रोमोजोम्स। एग्जाम्पल के तौर पे वाई लिंक्ड इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस आपको बताना है अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फंक्शन होता है अमीनो एसिड का, वो बिल्ट ब्लॉक ऑफ पैटर्न्स। केमिकल कंपोजिशन जो है कंपोज होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर भी होता है। जो एनिमो एसिड होता है ये मोनोफर्स मतलब इंडिविजुअल अमीनो एसिड होता है। फॉर्म प्रोटीन थ्रू पेप्टाइड एंड लिंकेज। अमीनो एसिड
essential for protein synthesis and wide range of biological functions. टाइप बात किया जाए अमीनो एसिड का, तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इन जेनेटिक कोड्स found in throughout the cells, both the cytoplasm and within organelles. एग्जाम्पल बात किया जाए अमीनो एसिड की, तो एलानीन, लाइसिन, फाइलर, फिनाइलनीन. Amino acid are not directly involved in storing genetic information, है ना. जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डायरेक्टली जो है ये आपका नहीं होता है. वही अगर बात किया जाए न्यूक्लिक एसिड की, तो स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और थाइमिन यानी यूरासिल आपका जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, का मोनोमोर्स होता है. बात किया जाए न्यूक्लिक एसिड फॉर्म न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स थ्रू फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंकेज. जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल फंक्शन. दो तरीके का होता है, डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. प्राइमरी जो लोकेटेड होता है सेल न्यूक्लियस डीएनए और साइटोप्लाज्म आरएनए. एग्जाम्पल बात किया जाए आपका न्यूक्लिक एसिड का, तो डीएनए और आरएनए होता है. जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो स्पेशली डीएनए जो कि स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ जीन्स. किसके फॉर्म में? जीन्स के फॉर्म में. अगला क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स. बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स को जो है क्या मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स जनरली जो है आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है. तो बेस्ड ऑन फंक्शन अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडोरिडक्टेज ये जो इंजाइम्स होता है ये कैटालाइज होता है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स. एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज होता है. उसके बाद आपका होता है ट्रांसफेरेज, ये भी जो है कैटालाइज का काम करता है, सच एज मिथाइल फास्फेट अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. हाइड्रोलेज ये फैसिलिटेट करता है क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड थ्रू एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. कॉमन एग्जांपल लैप्टेज है ना, प्रोटीज, न्यूक्लियस. लाइएज जो है ये कैटलाइज रिएक्शंस इन विच ग्रुप्स आर एडेड टू और रिमूव द डबल बॉन्ड, है ना. एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो डी कार्बोक्सिलेज है ना, एल्डोलेज, ये एग्जांपल्स है. आइसोमेरेज जो है ये कैटलाइज करता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स को विद इन मॉलिक्यूल और कन्वर्ट करता है आइसोमेरिक फॉर्म में, है ना. एग्जांपल के तौर पे आइसोमेरेज दैट कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस. लाइगेज ये इसको जो है सिंथेटेज भी कहते हैं, ये कैटलाइज करता है दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए, टाइपिकली यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, है ना, एनर्जी फ्रॉम एटीपी. डीएनए लिएज जो है विच ज्वाइन द डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड रिपेयर, है ना, रिप्लिकेशन और रिपेयर के दौरान. बात किया जाए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स अगर क्लासिफिकेशन इंजाइम की, तो सिंपल इंजाइम होता है जो कि प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं जो कि राइबोन्यूक्लियेज और लाइसोजाइम होता है, और कंजुगेट इंजाइम्स होते हैं. ये जो है कंजुगेट मतलब मतलब आपका कंपोज होता है बोथ प्रोटीन कंपोनेंट और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, जिसको जो है कोफैक्टर कहते हैं. कोफैक्टर कैन बी मेटल, आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. enzymes that require cofactor for their activity are often referred as
हॉलो एंजाइम, उसको हॉलो एंजाइम भी कहते हैं। बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्ट स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक और promiscuous enzymes. Some enzymes can catalyze the wide range of substrates, for instance, cytochrome P, P450 enzymes in the liver are involved in the metabolism of various drugs and toxics. बेस्ड ऑन रेगुलेशन, अगर रेगुलेशंस के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो आपका जो है कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स होता है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है कंटिन्यूअसली और एक्टिव एट रिलेटिवली कांस्टेंट रेट विद इन द सेल, और इंडूसिबल एंजाइम्स, ये the expression and activities of these enzymes can be induced or increased in response to a specific cellular signals और environmental factors। बात किया जाए तो उसके लिए होता है एग्जाम्पल के तौर पे enzymes involved in metabolism of certain nutrients may be inducible in response to the presence of these nutrients आपका होता है। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस नहीं होता, कुछ काम में अगर जरूरत पड़ा तो आएगा, नहीं काम हुआ कुछ तो ये कुछ नहीं करेगा, मतलब एक वर्क बेसिस पे आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, आई होप कि ये चीजें समझ में आया। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एज ए होमवर्क है ना। तो राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, ये आपका जो है होमवर्क के तौर पे रहा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आएगा, और अपने दोस्तों को हमारे इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताएं ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़ सकें। देखो 200 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप देना चाहो, अगर आप देखो कोई भी फाइनेंशियली, मुझे पता है कि एक मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली या नॉर्मल फैमिली वाले ही जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरली जो है पढ़ाई करते हैं बीटेक, जिनका इंटरेस्ट रहता है कि नहीं हम इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। पढ़ने का उद्देश्य रहता है, मतलब पढ़ने में मन लगता है, लेकिन उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है या उनको उतना सोर्स नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो लोग जो है जाते हैं। तो ये वीडियोस जो लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाए हैं, मतलब इतना कम इफेक्टिव प्राइस में आपको शायद ही कोई प्रोवाइड करा पाएगा। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, मतलब और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बट ये जो होमवर्क के लिए मैं दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 6, इसे जो है आपको बनाना है।